देखिए, आप सबको पता होगा कि जो हम BHIC 134 में देख रहे हैं, मैंने आपको राष्ट्रीय शक्ति यानी आपको नेशनल पावर मैंने तो आपको पढ़ा दिया था। अब बचा था नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय हित क्या है, उस PDF को ज़रूर एक बार खोल लेना, ठीक है। उस PDF को एक बार खोल लीजिए तो उसमें आपको ज़रूर पता चलेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, देखो जो सेकंड यूनिट है, जो आपका दूसरा चैप्टर है जिसको सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट में क्या है, आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन। ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें से मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कम से कम आपको एग्ज़ाम में एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, यानी कहीं न कहीं अभी स्टार्ट ही कर रखा है, ठीक है। तो आपको ये जो होगा, जो सेकंड चैप्टर उसमें देख रहे हैं हम, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को हम देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी राष्ट्र जो होते हैं उनके हित क्या होते हैं। हित का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के हित क्या हैं, ठीक है। तो जैसे किसी एक व्यक्ति का हित होता है, उसी प्रकार जो नेशन होता है या कह सकते हैं जो स्टेट है, उसके भी क्या होते हैं, उसके भी हित होते हैं। तो राष्ट्रीय हित क्या था, राष्ट्रीय शक्ति क्या होती, तो मैंने बता दिया था राष्ट्रीय शक्ति के बारे में। और कहेंगे अब हम देखें राष्ट्रीय हित क्या होते हैं। BPSC 134 में जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है उसी में आपको मिलेगा राष्ट्रीय हित क्या होते हैं। मैंने आपको PDF ग्रुप में भेज रखा है, उस PDF को आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आधारभूत अवधारणा है, यानी जो राष्ट्रीय हित हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधारभूत अवधारणा है। राष्ट्र सदैव अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्य को पूरा करने के, यानी जो राष्ट्र होते हैं वह, देखो जो नेशन होता है यानी जो राष्ट्र होते हैं वह सदा ही अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में संलग्न, का मतलब लगे रहते हैं। यानी कोई भी जो राष्ट्र होता है, कोई राधे राधे कोई भी राष्ट्र जो होता है वो क्या रहता है कि कहीं न कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में क्या रहता है, लगा रहता है। अगर किसी भी हम इंसान की, किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति भी देखोगे क्या रहता है, वो भी अपने हित को पूरा करने में कहीं कहीं लगा रहता है। जिस प्रकार अगर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने हितों को साधने में लगा रहता है, उसी प्रकार से देखोगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र है यानी जो नेशन है, वो भी क्या रहता है, अपने राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट को कहीं कहीं पूरा करने में लगे रहते हैं। प्रत्येक राज्य की विदेश नीति इसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाई जाती। अब जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय हित क्या होगा कि हमारे देश में कोई इंटरफेयर ना करे या हमारी चीज़ों को, यानी प्रत्येक राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है उसके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके ही बने जाती। यानी नेशन, कोई भी नेशन होगा, कोई भी नेशन अपने राष्ट्रीय हितों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। यानी कहीं कहीं कोई भी राष्ट्र होगा वो अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कम करने पर कभी भी राजी नहीं होगा। राजी का मतलब होता है कि वह मानेगा नहीं। यानी कोई भी राष्ट्र होगा, चाहे वो विकासशील है या विकसित राष्ट्र है, चाहे गरीब भी राष्ट्र होगा, वो अपने कभी भी राष्ट्रीय हितों के साथ कभी भी वो कम पर चीज़ों को मानेगा नहीं। यानी जो राष्ट्रीय शक्ति है, ध्यान सुना, जो राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय, यानी जब कोई भी चाहे शक्तिशाली राष्ट्र होगा, यानी जिस देश में राष्ट्रीय शक्ति बहुत ज़्यादा यानी पावर है, वो भी अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखेगा। गरीब राष्ट्र भी, यानी कहीं न कहीं जो राष्ट्र होते हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में, जिस प्रकार एक व्यक्ति को देखते हैं कि वो अपने हितों को पूरा करने में लगा रहता है, उसी प्रकार से जो नेशन होता है वह भी अपने राष्ट्रीय हितों को कहीं न कहीं पूरा करने में लगे रहते हैं। और राष्ट्रों की जो विदेश नीति है, यानी जो जितने भी राष्ट्र होते हैं उनकी जो विदेश नीति होती है, वो विदेश नीति क्या रहती है, राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाई जाती है। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही अपने अच्छे बुरे कार्यों को उचित ठहराने का, यानी कोई भी राष्ट्र होगा अपने अच्छे बुरे कार्यों को राष्ट्रीय हित के तहत अच्छा बुरा ठहराता। अब मान लीजिए जैसे पाकिस्तान पर हमने एयर स्ट्राइक की, हमने जो भी किया, तो कहीं कहीं हमने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखेंगे। अब मान लो हमारे चीन के साथ मतभेद चलें, यानी कोई भी देश होगा अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कभी भी वह कहीं कहीं कम पर राजी नहीं हो गया किसी चीज़ पर। यानी प्रत्येक राष्ट्र जो होता है अपने राष्ट्रीय हितों को जो करता है वो कहीं कहीं उसके जो अच्छे कर्म है या जो बुरे कर्म है उनका निर्धारण कहीं कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर ही करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय किसी राज्य के साथ व्यवहार में निर्धारण, यानी आपको किसी राज्य के साथ मान लो आपको डील करनी है, तो उस राज्य का जो हित होगा, अब मान लो आप किसी व्यक्ति से व्यवहार करोगे, मेल जोल करोगे, या उसके साथ आप क्या हैं रिश्ते बनाए, या मान लो जी सिंपल सा कि आपकी शादी किसी घर में हो रही है, तो कोई व्यक्ति अपने हित से खिलवाड़ नहीं करेगा कि हमारे घर के बर्तन बिक जाएं और शादी हो जानी चाहिए, ऐसा कोई नहीं करेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कोई भी देश होगा
किसी भी राष्ट्र के साथ अगर वो संधि करता है या किसी ट्रीटी पर साइन करता है तो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही करेगा। मान लीजिए किसी देश के साथ अमेरिका ट्रीटी कर रहा कि हम आपके देश में परमाणु का करेंगे, हम आपके देश में कंपनी लगाएंगे, तो राष्ट्र देखेगा कि इस जो कंपनी लग रही है उसमें कोई ऐसी गैस तो नहीं निकलेगी जिससे हमारे नागरिकों को हानि हो सकती, जान माल की हानि हो सकती। तो कहीं कहीं कोई भी राष्ट्र होगा कम ऊपर राजी नहीं, यानी कहीं कहीं जो राष्ट्रीय हित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय हित किसी भी राज्य के लिए एक क्या होता है, व्यवहार का निर्धारक भी होता है, क्योंकि राज्य की अल्पकालिक या दीर्घकालिक लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति में वृद्धि करना। यानी राज्य का कोई भी काम होता है, राज्य का कोई भी काम होता है, उसके जो राष्ट्रीय हित होते हैं उसको ध्यान में रख करके वो राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र का चाहे अपनी अल्पकालिक नीति बनाएगा या दीर्घकालिक नीति बनाएगा। यानी कोई भी नेशन जो होता है वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी या शॉर्ट टर्म पॉलिसी, कोई भी नेशन जो होगा वह अपनी जो पॉलिसियां बनाते हैं, चाहे उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी चाहे उसकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी, वह अपने नेशनल इंटरेस्ट को, ठीक है, वह आपका जो नेशनल इंटरेस्ट होगा यूनिट नंबर 2 है, ठीक है, बीपीएससी 134 यूनिट नंबर 2 नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसकी जो राष्ट्रीय शक्ति होगी उसको ध्यान में रखकर ही कहीं कहीं बनाते हैं। और कहीं कहीं सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों में प्राप्ति करने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में कहीं कहीं उसमें इसको ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित एक अस्पष्ट और भ्रामक धारणा है। यानी कहीं कहीं ये अस्पष्ट नहीं है कि किसी भी राष्ट्र की उन्होंने पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं कर रखा कि हमारे ये एक बात होंगी, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा नीति निर्माताओं ने इसका प्रयोग सदैव अपनी आवश्यकता अनुसार अपने कार्यों को वैध ठहराने के लिए, यानी जो नेशन होता है, हाँ आगे सुनिए क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। देखो देखो जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो कहीं न कहीं कोई राष्ट्र ना अपने हितों को ध्यान में रख करके बनाएगा। यानी कोई भी नेशन जो होता है, कोई भी राष्ट्र जो होता है अपने हितों को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी बनाएगा। यानी कोई भी नेशन होगा और कहीं कहीं कोई भी नेशन जो पॉलिसियाँ बना रहा है, जब उसके हित होंगे, मान लो आपके साथ कोई दोस्ती करता है ना, तो जब उसके हित सस्ते हैं तभी आपके साथ कोई दोस्ती करेगा। सिंपल सा, जितने भी हम आईआर में पढ़ रहे हैं उसका हम एक व्यक्ति पर और एक परिवार पर, जैसे मैंने आपको राष्ट्रीय शक्ति पढ़ा रहा था उसमें बताया कि जैसे एक परिवार है, एक फैमिली है, उसकी शक्ति कैसे बढ़ती है, उसी प्रकार से अगर हम हमारा जो नेशन होता है उसी प्रकार से नेशन भी गेन करता है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो अगर हम मान ले किसी व्यक्ति को दोस्ती करनी है, अगर मान लो आपको किसी से दोस्ती करनी है तो सबसे पहले आप अपने हित देखोगे कि उसके साथ दोस्ती करने से मुझे क्या हानि होगी, मुझे क्या लाभ होगा। चाहे आप उससे बताओ, डायरेक्टली कोई बताता नहीं कि मैं आपसे दोस्ती करने से मुझे फला लाभ होगा। उसी प्रकार से जितने भी राष्ट्र होते हैं किसी के साथ संधि करेंगे, किसी के साथ समझौते करेंगे, किसी के साथ ट्रीटी करेंगे। यानी राष्ट्र यानी जो नेशन होता है यानी स्टेट होता है वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही सभी प्रकार की पॉलिसियां बनाते हैं और सभी राष्ट्रों की विदेश नीति उन राष्ट्रों की कहीं कहीं अगर देखोगे तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही कहीं कहीं राष्ट्र अपनी पॉलिसियों का क्या करते हैं, पॉलिसियों का गठन करते हैं या उनको बनाते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं कोई भी राष्ट्र अपनी जो उसकी राष्ट्रीय हित होता वो अस्पष्ट होता, वो बताता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कई प्रकार की मान लो हमें किसी से दोस्ती करनी है, मान लो बहुत पैसे वाला है तो हम उससे थोड़ी कहेंगे तुम बहुत पैसे वाले इसलिए हम तुमसे दोस्ती कर ले रहे हैं, कल हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम हमारी हेल्प करोगे, इसीलिए कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे कोई इंसान किसी से दोस्ती करता है, कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई ताकत के लिए कर रहा है, कोई हेल्प के लिए कर रहा है, उसी प्रकार से एक नेशन जब दूसरे नेशन से कोई कहीं कहीं ट्रीटी करेगा, संधि करेगा, समझौते करेगा तो अस्पष्ट नीति नहीं रहती, क्योंकि जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो नेशन बता दे। और दूसरी बात क्या रहती, इसमें एक मुख्य बात होती, कोई भी राष्ट्र चाहे डेवलप कंट्री होगी चाहे अनडेवलप कंट्री होगी, यानी गरीब से गरीब राष्ट्र, ध्यान रखना इसमें एक शब्द आता है, गरीब से गरीब राष्ट्र भी अपने राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही क्या करता है। देखो कोई भी राष्ट्र होगा, कोई भी नहीं, पहली तो लाइन यही है कि कहीं कहीं पूरे का निचोड़ यही निकला कि जो राष्ट्रीय हित होता है वो कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोई भी नेशन जो होता है अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएगा या शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाएगा तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। अपनी कोई भी नेशन जो होता है अपनी विदेश नीति, कोई भी जो नेशन है यानी कोई भी राष्ट्र जो अपनी विदेश नीति बनाता है या विदेश नीति यानी जो उसकी
विदेश नीति बनेगी उसमें कहीं न कहीं अपने राष्ट्रीय हितों को कहीं न कहीं ध्यान में रखेगा, और कहीं न कहीं जितने भी नेशन होते हैं, राष्ट्र होते हैं, उनकी जो राष्ट्रीय हित होते हैं वह स्पष्ट होते हैं, वह कहीं कहीं क्लियर नहीं होते, उनको कहीं कहीं क्लियर बताया नहीं जाता, वह स्पष्ट होते हैं। यानी नीति निर्धारक जो लोग हैं वो कहीं कहीं इनका प्रयोग सदैव अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी कहीं कहीं जो राष्ट्र होते हैं वह अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं कहीं किसी के साथ दोस्ती करेंगे, किसी के साथ ट्रीटी करेंगे, किसी के साथ संबंध करेंगे। यानी जो हमारा IR है, यानी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अगर देखेंगे तो हर राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र होगा, आज मान लीजिए कि भारत फ्रांस से राफेल खरीद रहा, तो किसके लिए? हम अपने राष्ट्र हित के लिए, हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। यानी कहीं ना कहीं हम जितने भी प्रकार के नेशन जितने भी प्रकार के स्टेप लेता है वह कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट के साथ किसी पर भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। सिंपल सा मैं इतना बता देता हूं कि गरीब से गरीब राष्ट्र भी अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता है। यानी कहने का मतलब यह है, चार्ल्स लास के अनुसार देखो, अब कुछ मैं बताता हूँ राष्ट्रीय हित क्या होते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार या कह सकते हो कि कुछ जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनमें मैं कुछ नाम बता दूं, शायद ये बुक में नहीं होगा, जो मैंने आपको PDF दे रखी इसमें जरूर होगा। इसमें देखो, राष्ट्रीय हित साधारणतया दीर्घकालिक तथा निरंतर बने रहने वाला उद्देश्य है जिसे राष्ट्र, राज्य तथा सरकार सभी पूरा करने में लेकर, यानी किसी भी राष्ट्र का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, यानी जो उसके राष्ट्रीय हित होते हैं। अम्मा हित क्या है? जैसे एक इंसान का हित क्या है? रोजी रोटी पूरी हो जाए, घर बन जाए, बच्चे पढ़ लिख लें, इस प्रकार के उसके हित हैं। तो कहीं के वो लगा उसी प्रकार से जैसे नेशन होगा, नेशन क्या करेगा? सभी लोग शिक्षित हो जाएं, सभी को रोजगार मिल जाए, सभी का जो कहीं के फूड है, न्यूट्रिटी है, वो सभी को मिल जाए। तो कहीं कहीं इसमें अगर देखेंगे कि कहीं कहीं राष्ट्रीय हित साधारणतया दीर्घकालिक होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म होते हैं और निरंतर बने रहने वाला उद्देश्य है। यानी जो नेशनल इंटरेस्ट होता है कभी पूरा नहीं, जैसे इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती वैसे नेशन की अगर देखोगे राष्ट्रीय हित कभी पूरा होने वाला उद्देश्य नहीं। और कहीं कहीं राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए, ध्यान सुनना, राष्ट्र, राज्य तथा सरकार, यानी राष्ट्र भी लगा हुआ यानी पूरा देश लगा रहता है, राज्य यानी स्टेट, और उसमें सरकार भी कहीं कहीं, ये तीनों ही कहीं कहीं राष्ट्रीय शक्ति को कहीं कहीं पूरा करने में लगे ही रहते हैं। कह सकते हो राष्ट्रीय हित जो होते हैं वह दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं और निरंतर बने रहने वाला उद्देश्य है। ठीक है, और राष्ट्रीय हित जो होते हैं वो निरंतर बने रहने वाला उद्देश्य है और कहीं कहीं ये बने रहते हैं। और क्या राष्ट्रीय हित साधारणतः दीर्घकालिक क्या होते हैं? दीर्घकालिक और निरंतर बने रहने वाला उद्देश्य है। और राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए राष्ट्र राज्य होते हैं। क्या है? पहले देखो, पहली जो आप लिखेंगे राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, पहले तो आप क्या लिखोगे? भूमिका लिखोगे। ध्यान से रुकना, जो मैंने आपको शुरू में बताया ना, ये पूरा जो होगा भूमिका में चला जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या करना? राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, फिर क्या लिखना? राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, उसमें क्या लिखना? राष्ट्रीय हित क्या होते हैं। जब उसको बता दिया फिर अलग अलग थिंकर की थ्योरी लिख सकते, जिसमें 3 का लिख रखा। तो उसी प्रकार से जब इस प्रकार से किसी क्वेश्चन का शुरू में जितना मैंने बताया उस सारा क्या जाएगा? भूमिका में रहेगा। ठीक है, वो पूरा क्या रहेगा? भूमिका में चला गया। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय हित साधारणतः दीर्घकालिक उद्देश्य होते हैं, दीर्घकालिक निरंतर बनने वाला उद्देश्य है, और राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए राष्ट्र, राज्य और सरकार भी इनमें लगी रहती है। अगला क्या है? BB डाइक हैं। ये क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हित वह है जिसमें राज्य परस्पर संबंधों में प्राप्त तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। यानी राष्ट्रीय हित वह होते हैं जिसे राष्ट्र क्या करते हैं? परस्पर संबंधों में प्राप्त तथा उसको सुरक्षित रहें। यानी राष्ट्रीय हित जो होते हैं उसको कहीं कहीं नेशन जो होता है उसको सुरक्षित रखना चाहता है, जितने भी उसके साथ संबंध बनेंगे। मान लीजिए कोई देश किसी के साथ ट्रीटी करेगा ना, तो ये नहीं सोचेगा उसके जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं खराब हो जाएं, उसका कोई हनन कर दे, शोषण कर ले, कोई दूसरा राज्य उसका लाभ उठा ले। यानी कोई जिस प्रकार एक इंसान किसी दूसरे इंसान से दोस्ती करने में कहीं कहीं अपने फ़ायदे देखता है, वही नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कहीं न कहीं राज्य जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने फ़ायदे देखता है उसी प्रकार से राज्य जो होता है राज्य भी अपने ही फ़ायदे देखता है। अगर आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे ऐसे आप समझ सकते हो। तो क्या कह सकते हैं? दूसरे थिंकर क्या है बता रहे हैं, BB डाइक क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हित वह है जिसे राज्य परस्पर संबंधों में प्राप्त तथा सुरक्षित रखना चाहते हैं। मोरगंथु के अनुसार क्या है? यानी मोरगंथु जो क्या है? यथार्थवाद के जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वो क्या कहते हैं? ध्यान सुनना है
एक क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं राष्ट्रीय हित में, देखो राष्ट्रीय हितों का सीधा अर्थ है उत्तरजीविता, अर्थात दूसरों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को, यानी उत्तरजीविता का मतलब क्या होता है समझते हो, कि कहीं न कहीं दूसरे राज्यों के अतिक्रमण, मान लो कि हमारे ऊपर कोई अतिक्रमण करा, मान लीजिए हमारी संस्कृति है, कल्चर है, तो कहते नहीं कि हमारे देश पर वो पाश्चात्य सभ्यता का बढ़ावा आ रहा है, इस प्रकार की चीज़ें आपने सुना, यानी कहीं कहीं मान लीजिए कि हमारे देश पर पाश्चात्य संस्कृति आ रही, तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का जो यानी हमारी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहे, राष्ट्र सुरक्षित रखना चाहते, यानी कह सकते हो मुर्गंथु क्या कहता है, राष्ट्रीय हितों का सीधा अर्थ है उत्तरजीविता, यानी अर्थात क्या कह रहे हैं कि अर्थात दूसरे देशों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध, यानी दूसरा देश जो है चाहे वो हमसे सीधी सीधी लड़ाई में है, चाहे वो कह सकते हो व्यापारिक लड़ाई में है, या राजनीतिक या सांस्कृतिक निकटता के विरुद्ध, यानी मान लीजिए हमारी जो संस्कृति है किसी दूसरे देश की संस्कृति पर हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, तो हम उसको देखें, जैसे हमारे देश पर पाश्चात्य संस्कृति या कह सकते हो कि यूरोप की सभ्यता का प्रभाव पड़ा, तो उसको दूर रखने के लिए हम कह सकते हैं हमारे जो इंटरेस्ट है उसको, यानी कह सकते हैं कि मोरगोंथु क्या कहता है कि राष्ट्रीय हितों का सीधा अर्थ है उत्तरजीविता, अर्थात दूसरे देशों द्वारा जो हमारे ऊपर अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे वह भौतिक हैं, चाहे राजनैतिक हैं या सांस्कृतिक हैं, इनके कहीं कहीं विरुद्ध सुरक्षित रखना होता है। राष्ट्रीय हितों के तत्व क्या हैं, अब एक क्या लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, राष्ट्रीय हित के तत्व क्या होते हैं। उन राष्ट्रीय हितों का जिन्हें राष्ट्र प्राप्त करना चाहते हैं दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी राष्ट्रीय हित को जो तत्व होते हैं उन्हें दो भागों में कहीं कहीं हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनमें उनको हम दो भागों में देखो कई बार दो भाग क्या होते हैं, मैं सिंपल सा बता दूं कि मान लो आप एग्ज़ाम देने गए हैं और आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, आपको याद ही नहीं रहा, तो ये समझ सकते हो कई बार जब होता है कि हम किसी से, कई बार हमारे ऐसे हित होते हैं हम अपने हित बदल देते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है इंसान के जो हित हैं, मान लीजिए सिंपल सा समझ लो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मान लीजिए हम किसी के साथ ट्रीटी कर रहे हैं, संबंध करें, यानी हम किसी के साथ डील कर रहे हैं कुछ चीज़ को, तो कई बार क्या होता है कि हम कम चीज़ों में भी मान जाते, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उस पर मानते नहीं, कई बार उसको मानते हैं, यानी कहने का मेरा मतलब है कुछ ऐसे हित होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, कुछ राष्ट्र के ऐसे हित होते हैं जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं और राष्ट्र उस पर परिवर्तन में मान, कुछ राष्ट्रों के ऐसे हित होते हैं जो कभी चेंज नहीं होने देना, ठीक है। तो कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं उनमें देखो आवश्यक तथा अनिवार्य हित, परिवर्तन तथा गैर अनिवार्य हित, यानी आवश्यक और अनिवार्य हित का मतलब होता है कुछ राष्ट्रों के ऐसे हित होते हैं जिनमें राष्ट्र किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, यानी राष्ट्र किसी के साथ भी ट्रीटी करेंगे या कोई संबंध बनाएंगे या कोई संधि करेंगे तो राष्ट्र उन हितों के, यानी नेशन जो होता है, नेशन के कुछ ऐसे हित होते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जिनके साथ जिसको नेशन जो है यानी जो राष्ट्र होते हैं वह उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे अमीर राष्ट्र होगा चाहे गरीब राष्ट्र होगा, सिंपल सा इतना। दूसरा क्या था, परिवर्तनशील तथा अनिवार्य हित, गैर अनिवार्य, अनिवार्य मतलब परिवर्तनशील का मतलब होता है कुछ ऐसे हित होते हैं जिनमें हमारा परिवर्तन आ जाता है, कुछ ऐसे भी, तो मान लीजिए किसी के, सिंपल समझो, मान लो किसी का खेत है, ठीक है, आपके पास खेत है, ठीक है, तो आपको एक समय में आप खेत नहीं बेचोगे, आपके मन में है कि मैं खेत नहीं बेच, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि आप खेत बेचने के लिए राजी हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसी प्रकार से क्या हो सकता है कि मान लीजिए नेशन के जो हित होते हैं कुछ ऐसे हित होते हैं कि कुछ हितों में परिवर्तन भी नेशन करता रहता है, कई बार देखा होगी जो जैसे हम देखेंगे संविधान चेंज होता रहा, उसी प्रकार से जो नेशन की पॉलिसी होती है, कई बार जैसे मान लीजिए कि हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान, कई बार देखो भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं और बाद में देखो भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आने जाने लग जाएंगे और मिलेंगे और कहेंगे भारत पाकिस्तान के रिश्ते बढ़ रहे हैं और ये हो रहा फलाना हो रहा, सुना होगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कुछ नेशन के कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं या कुछ ऐसे हित होते हैं जिनमें नेशन समय समय पर परिवर्तन करते हैं या परिवर्तनशील होते हैं, और नेशन के कुछ ऐसे हित होते हैं जो अपरिवर्तनशील होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाएगा या राष्ट्र अपने हितों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा या राष्ट्र अपने हितों में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो मुख्यता हैं। राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व वह होते हैं जिनका कोई राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता, वही मैंने, यानी राष्ट्रीय हित में अगर देखोगे जो
कह सकते हो कि राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व वह तत्व होते हैं, या कह सकते हो कि जिनके ऐसे हित जिनके साथ राष्ट्र कभी समझौता नहीं करेगा। आवश्यक तत्व यानी जिनके साथ राष्ट्र कोई भी समझौता नहीं करेगा। मोरगंथु के अनुसार 3 प्रकार के हैं। जो ऐसे कौन से हित हैं राष्ट्र जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो 3 हित हैं, भौतिक विशेषता, राजनीतिक और सांस्कृतिक। कोई भी ध्यान, भौतिक का मतलब ये समझ लेना, सिंपल सा समझो कि कोई भी राष्ट्र ये नहीं कहेगा कि हमारी ज़मीन पर आकर कब्जा कर लो, ठीक है, ये कोई नहीं कहेगा। कोई भी राष्ट्र होगा, चाहे गरीब से गरीब राष्ट्र होगा और गरीब से गरीब इंसान होगा। अब मान लिया आपके बहुत गरीब हो तो किसी को थोड़ी कहोगे हमारा घर ले लो, फ्री में ले जाओ। उसी प्रकार से मेरा भौतिक का मतलब होता है कि किसी प्रकार से भी, यानी भूमि का भी नहीं देगा। दूसरा, अगर मैं पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं कोई राष्ट्र नहीं चाहता कि कोई अन्य राष्ट्र उसके चीज़ों में इंटरफेयर करे। और सांस्कृतिक विशेषता का मतलब क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र सभ्यता संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन सहन नहीं करेगा। कोई राष्ट्र ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा राष्ट्र हमारे देश में अपनी भाषा का प्रचार करे, अपनी सभ्यता का प्रचार करे, अपने धर्म का प्रचार करे। यानी कोई भी राष्ट्र अपने कह सकते हो कि भौगोलिक परिस्थितियों के साथ कभी परिवर्तन नहीं करेगा। बुक हो या ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ कि जिसमें आसान रहेगा। यानी कोई भी राष्ट्र क्या होगा, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा, सिंपल सा, ठीक है। भौतिक विशेषता अर्थात राज्य की सीमाओं तथा पहचान को बनाए, यानी राष्ट्र जो होता है अपनी पहचान को कभी खोएगा नहीं। ये नहीं खोएगा कि कोई राष्ट्र आज तक देखा कि हमारे साथ संधि कर लो, हमारे साथ मिल जाओ। जैसे देखा हो कि पार्टियां ना वो गठबंधन की सरकार बना लेती हैं, देखा होगा ना, अलायंस कर लेती हैं। उसी प्रकार देखा कोई राष्ट्र थोड़ी कहता आओ पाकिस्तान भारत से कहो, हम भारत बोले पाकिस्तान से आओ मिल जाओ, पाकिस्तान मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब उसी प्रकार से अगर ब्रिटेन बोले यूरोप को आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, जर्मनी कहे फ्रांस को हमारे साथ आओ, यानी नहीं जाएंगे। यानी भौतिक हित का मतलब होता कोई भी राष्ट्र अपनी सीमाओं के साथ, अपने कहीं कहीं पहचान के साथ किसी भी प्रकार का क्या करेगा, किसी भी प्रकार का वो परिवर्तन नहीं करेगा। उन चीज़ों के साथ कभी भी वो कह सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है वो कभी भी उन चीज़ों पर मानेगा नहीं। यानी ये कोई भी राष्ट्र नहीं कहेगा कि आप हमारी सीमा में आ जाइए, यहाँ तक ज़मीन हमारी हड़प लीजिए, ले लीजिए, ऐसा कोई नहीं करेगा। और दूसरा, अपनी पहचान, कोई भी अपनी पहचान, अपने देश का नाम कोई नहीं बदलेगा। कोई कहे कि अपने देश का नाम बदल दो, ये रख दो, फलाना रख दो, इस प्रकार की जीते। यानी कह सकते हो भौतिक का मतलब ये समझ लेना शॉर्ट में अगर मैं दो, यानी ज्योग्राफी के साथ कभी भी ज्योग्राफी कंडीशन जितनी है, यानी उसके जो कह सकते हो कि उसकी जो सीमाओं के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगा। पहला, भौतिक विशेषताएं यानी जबकि बनाए रखेंगे। सांस्कृतिक विशेषताओं का अर्थ है वह ऐतिहासिक मूल्य हैं जिन्हें राष्ट्र अपनी संस्कृति और परंपरा। दूसरा, अगर देखोगे सांस्कृतिक जितनी विशेषता हैं, जितने भी सांस्कृतिक विशेषता, मान लो हमारे देश में बहुत सारी विरासत है। अब कोई कहेगा कि ताजमहल जा करके, मान लो हमारे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है, तो अमेरिका नहीं कहेगा कि तो जो ताजमहल उठा करके अमेरिका में उठा करके वहाँ पर लगवा दे। यानी मेरा कहने का मतलब है संस्कृति के साथ कभी भी जो नेशन होगा वह कभी भी वो समझौता नहीं करेगा। गरीब से गरीब राष्ट्र और अमीर से अमीर राष्ट्र अपनी सभ्यता, संस्कृति और कल्चर के साथ किसी भी प्रकार का कहीं कहीं जो उनकी ऐतिहासिक विरासतें हैं, ये जो उनकी संस्कृति है, या जो उनकी सभ्यता है, उसके साथ कहीं कहीं कल्चर के साथ किसी भी प्रकार का वह परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी वह आवश्यक और उनके अनिवार्य इन हितों में किसी पर, यानी भौगोलिक परिस्थिति के साथ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा राष्ट्र। या हित जो होगा वो कहेंगे ये चेंज नहीं होंगे, इंटैक्ट रहेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब ये समझ लो कुछ ऐसे हित होते हैं जिनके साथ राज्य होगा वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। वो कौन कौन से हैं? भौतिक हैं या भौगोलिक परिस्थितियां कह सकते हो। दूसरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत है। कोई भी राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ, यानी सांस्कृतिक विरासत को कभी भी वो कहीं राष्ट्रीय हित के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, या उनमें बदलाव होना असंभव है, वो किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा। इसके अलावा देखोगे सुरक्षा राष्ट्रीय हित का अनिवार्य तथ्य है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण अपनी सुरक्षा को दृढ़ करते हैं, इसीलिए सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय हितों का आवश्यक है। यानी कह सकते हो राजनीतिक विशेषता का मतलब होता कोई भी राष्ट्र, आपने सुना होगा ना कि जब भारत के किसी भी आंतरिक मामले में कोई बोलता है तो हमारा देश कहता है ना कि हमारे आंतरिक मामले में आप दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए
कि हमारे देश में किसी प्रकार के, मान लीजिए हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार का मतभेद हो गया। अब जैसे किसान आंदोलन हो रहा था, तो किसान आंदोलन में जैसे कनाडा की प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो हमारे देश से क्या प्रतिक्रिया गई, सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की कि हमारा आंतरिक मामला है। यानी जो यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन जितने भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको लेकर के कनाडा के पीएम ने बोला कि कहीं कहीं बोला कि ये किसानों के साथ सही नहीं है, और कहीं कहीं, ठीक है, क्योंकि पंजाब का क्योंकि किसान आंदोलन पूरा पंजाब था, और पंजाब की ज़्यादातर जो आबादी है कनाडा में रहती है, तो इसलिए क्या कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया था, और कहीं के विदेश मंत्रालय ने ये बोला कि कनाडा को इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला, यानी कह सकते हो कोई भी राष्ट्र अपने राजनीतिक हस्तक्षेप कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी भौगोलिक पहचान को लेकर के, दूसरा अगर देखेंगे तो कहीं के राजनीतिक विशेषताओं को लेकर के, यानी किसी भी राष्ट्र में आप इंटरफेयर, उनके आंतरिक मामलों में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये मुख्यतः है। अगला क्या रहेगा, सांस्कृतिक विशेषता, या भाई किसी की जो संस्कृति है, सभ्यता है, कल्चर है, उसके साथ कोई भी राष्ट्र जो होगा, सभ्यता, संस्कृति और कल्चर के साथ कोई भी राष्ट्र जो होगा उसमें किसी प्रकार का वह परिवर्तन नहीं करेगा, चाहे कोई भी राष्ट्र होगा, ठीक है। तो राष्ट्र जो होगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। ये क्या है, राष्ट्रीय हित है, आवश्यक हित है, ठीक है, ये अनिवार्य तत्व है। इसमें किसी भी प्रकार का जो नेशन होता है वो क्या करेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करेगा, ठीक है। इन हितों में क्या रहेगा कि जो नेशन रहता है वो किसी भी प्रकार का क्या करता है, परिवर्तन और चेंज नहीं करेंगे, और इनमें कभी भी चेंज नहीं होता। अगले जो होगा राष्ट्रीय हितों के अगर हम प्रकार देखें तो क्या, अगर राष्ट्रीय हित कितने प्रकार के हैं, अगला इसमें ही दे रखा है, ठीक है, राष्ट्रीय हित के प्रकार क्या हैं। हेलो, अगला देखेंगे राष्ट्रीय हितों के प्रकार क्या हैं। दूसरा, हाँ, एक चीज रहेगी राष्ट्रीय हितों के प्रकार, राष्ट्रीय हितों के गैर अनिवार्य तत्व, यानी कह सकते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट रहता है, जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे हित रहते हैं जिनमें राष्ट्र किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। उसमें जैसे हमने देखा कि भौतिक हैं, राजनैतिक है और सांस्कृतिक है। अगला क्या होता है कि कुछ ऐसे हित होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं और गैर परिवर्तन हित होते हैं। जो राष्ट्रीय हितों के गैर अनिवार्य तत्व, यानी राष्ट्र जो नेशन होता है उसके कुछ ऐसे हित होते हैं जिसमें नेशन यानी राष्ट्र समय समय पर, ध्यान सुना, राष्ट्र उनमें क्या कर सकता है, क्या होता है, राष्ट्रीय हितों के गैर अनिवार्य तत्व वह हैं जो परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी परिस्थितियां कैसे बन रही हैं। अब मान लीजिए चाइना के साथ क्या हो गया था, हमारा क्या हो गया था, युद्ध, ठीक है, हो गया था। तो अगर देखोगे तो राष्ट्रीय हितों के गैर अनिवार्य तत्व हैं जो परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। मान लीजिए हमारे देश किसी देश के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, मान लीजिए किसी परिस्थिति के कारण हमारा उस देश के साथ क्या हो गया, युद्ध हो गया, तो क्या होगा, हमारे जो हित होंगे पहले जैसे नहीं रहेंगे। यानी मान लीजिए जैसे मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, समय समय पर पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़ते हैं और खराब होते हैं। यानी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के जो संबंध हैं या जो हित हैं, हमारे हितों में समय समय पर परिवर्तन है। एक समय देखा होगा कि सिंपल सा समझ लो कि परिवर्तनशील हित क्या है। एक टाइम देखो भारत पाकिस्तान मैच खेला करते थे, क्रिकेट मैच। अब भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट नहीं होता है कि यानी सीरीज कोई नहीं होती। अगर देखो यानी एक टाइम होता है, कभी नहीं होता। यानी मेरा कहने का मतलब है कि नेशन के कुछ ऐसे हित होते हैं जिनमें समय समय पर परिवर्तन होता है या परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तनशील होते हैं। नेशन के कुछ ऐसे हित होते हैं जिनमें परिवर्तन भी हो सकता है। फिर यह अनिवार्य तत्वों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ये कई कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं जिनमें देखोगे निर्णय निर्माण, जनमत, दलीय राजनीति और सामूहिक विधियां। यानी कहीं कहीं अब जैसे हम देखेंगे हमारा राष्ट्र का हित क्या है। एक समय हमारे राष्ट्र में क्या बना कि सिंपल समझ लो कि हमारे देश में क्या हो रहा था कि कोई भी पॉलिसी है, हमारी सरकार कोई भी पॉलिसी बनाई। एक समय हमारे देश में क्या बना कि लड़कियों की शादी ही ले लेते, बता दिया 18 साल में करनी है, अब सरकार 21 साल करवा रही है। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि राष्ट्र के जो हित हैं, राष्ट्र के कुछ ऐसे हित होते हैं जिनमें समय समय पर परिवर्तन रहता है। यानी राष्ट्र की चाहे पॉलिसियां होंगी या उनकी पॉलिसियों में समय समय पर परिवर्तन, चाहे आप कह सकते हैं राजनीतियों में भी परिवर्तन होता है। अगर देखो हमारे संविधान में कितने भी चेंज हो गए, यानी हमारे अगर राष्ट्र को देखेंगे तो उसमें
यानी नेशन के अगर हम देखेंगे तो मुख्यतः दो प्रकार के हित होते हैं। पहला क्या होता है, अनिवार्य तत्व जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन राष्ट्र कभी भी सहन नहीं करेगा। गैर अनिवार्य तत्व या परिवर्तनशील तत्व जिसमें परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र राज्य उसमें परिवर्तन करने के लिए कह सकते हो राजी भी हो सकते हैं, यानी वो अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर सकते हैं कि इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें निर्णय निर्माण है या कोई निर्णय लेना है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है। जनमत है, जनमत का मतलब ये समझ लेना, मान लीजिए हमारे देश में जनता जो है वो क्या है, एक समय पर किसी की सरकार बनवाती है, एक समय पर किसी की यानी मेरा कहने का मतलब है कि जनता जो अलग अलग समय पर, उसी प्रकार से सरकारों का देखोगे, कभी कोई सरकार रहती तो कोई फैसला लेगी, कोई सरकार कोई फैसला लेगी। यानी जैसे मैंने आपको शादी का, मैरिज का बताया, और भी कई सारे हमारे फैसले रहे जो समय समय पर परिवर्तनशील होते रहते हैं। यानी नेशन के कुछ ऐसे तत्व हैं, राष्ट्रीय हित हैं कह सकते हो, जिनमें परिवर्तन संभव है और समय समय पर जो राष्ट्र होते हैं उनमें परिवर्तन करते रहते, यानी गैर अनिवार्य तत्व होते हैं और नेशन इसमें परिवर्तन करने के लिए कभी कभी राजी भी हो जाते हैं और परिस्थिति के अनुसार इसमें चेंज होता है। जैसे मैंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान के साथ हमारा क्या होता है कि समय समय पर हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी संबंध अच्छा बनेगा, कभी मान लीजिए जैसे हो गया था, एयर स्ट्राइक कर दिया था आपने, उरी और बालाकोट के बाद भारत और पाकिस्तान में कितने गहमा हो गए, देखा होगा आपने, देखा होगा कि एक प्रकार से जैसे युद्ध का माहौल बन गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि समय समय पर जैसे भारत के जो पाकिस्तान के साथ जो हमारे हित हैं उनमें परिवर्तन होता है, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, यानी कह सकते हो कि विदेश नीति जो थी कई बार क्या होती है, कुछ ऐसे हित होते हैं जिनमें राष्ट्र अपना परिवर्तन भी करते रहते हैं। अगला राष्ट्रीय हितों के प्रकार, जिनका प्रकार का मतलब होता है अलग अलग प्रकार क्या है। टी.डब्ल्यू. रोबिन ने राष्ट्रीय हितों के प्रकारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया। पहला है प्राथमिक हित, और प्राथमिक हित वही होते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया, ध्यान रखना। प्राथमिक हित वह हित होते हैं जिन पर कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत राज्य की अपनी सीमाओं, भूभाग की सुरक्षा, अखंडता, राजनीति और सांस्कृतिक विशेषता को बनाए रखना तथा राष्ट्र किसी भी कीमत पर इनकी सुरक्षा करना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो नेशन है, ठीक है, यानी जो राष्ट्र है वह किसी भी प्रकार के, नेशन जो है वह किसी भी प्रकार के प्राथमिक हित वह हित होते हैं, ध्यान सुना, प्राथमिक हित वह हित होते हैं जिनमें राष्ट्र किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे सीमा को लेकर के, अखंडता को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के और राजनीति को लेकर के, इसमें राष्ट्र किसी भी प्रकार का किसी भी कीमत पर परिवर्तन नहीं करेंगे और ये राष्ट्र के प्राथमिक हित होते हैं। राष्ट्र किसी भी कीमत पर इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, ना सुरक्षा के साथ करेंगे, ना किसी के साथ परिवर्तन, यानी राष्ट्रों के प्राथमिक हित होते हैं। इतना क्लियर है? हेलो हेलो, प्राथमिक हित हो, ध्यान सुनना, प्राथमिक हित वह हित होते हैं जिनमें राष्ट्र किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। अब मान लो तुम किसी के साथ दोस्ती करोगे तो थोड़ी कहोगे कि हमारा घर हड़प लो, घर ले लो, ऐसा नहीं करोगे ना। यानी उसी प्रकार के हैं कि जो नेशन होता है, नेशन के प्राथमिक हित वह हित होते हैं जिनमें राष्ट्र किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। कौन से हित हैं? जैसे सीमा के साथ, सीमा का मतलब नाम मत समझ लें, यानी उसकी बाउंड्री जो है, ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियों कह सकते हो, भौगोलिक सीमाओं के साथ। दूसरा अखंडता के साथ, एकता के साथ, राजनीति, सभ्यता, कल्चर, इनके साथ किसी भी प्रकार का राष्ट्र नहीं करेगा, यानी प्राथमिक हित। द्वितीयक हित कौन से हित होते हैं? द्वितीयक हित ये चाहे ये प्राथमिक हित से कम महत्वपूर्ण थे परंतु राष्ट्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य होते हैं। विदेशों में बसे नागरिकों की सुरक्षा और कूटनीति को स्पष्ट को सुविधा शामिल, यानी द्वितीयक हित वह हित होते हैं, ध्यान सुना, द्वितीयक हित वह हित होते हैं जिनमें राष्ट्र परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो कि अब ध्यान मेरी बात सुनना, मान लो कि हमारे देश के नागरिक किसी देश में फंस गए हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं हमें किसी देश से मदद लेनी है तो हम किसी दूसरे देश की मदद ले सकते हैं, या कोई हमारी देश मदद करेगा ना, उसके बदले में हम उसका कोई काम कर सकते हैं या कोई हेल्प करें। यानी द्वितीयक हित वह हित होते हैं, ध्यान सुना, द्वितीयक हित वह हित होते हैं जो कहीं कहीं कह सकते हो चाहे प्राथमिक हित से कम महत्वपूर्ण होते हैं, प्राथमिक हित से कम महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन राष्ट्र इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है।
राष्ट्र इसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है नागरिकों की सुरक्षा और कह सकते हैं कूटनीति को लेकर के। यानी द्वितीयक हित वह हित होते हैं, कम महत्वपूर्ण हित होते प्राथमिक हितों से, लेकिन राष्ट्र इसमें जो होता है या नेशन जो है उसमें कह सकते हो कि ये नेशन जो है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। नेशन जो होगा उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है, बड़े परिवर्तन। अस्थायी हित क्या होते हैं, ध्यान रखना, अस्थायी हित क्या होते हैं। आगे देखो तीसरा क्या, अस्थायी हित। ये राज्य के दीर्घकालिक अपरिवर्तन हित होते हैं। इनमें परिवर्तन बहुत धीमे होता है, अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने तथा समुद्री में जहाजरानी की स्वतंत्रता आदि सब। यानी अस्थायी हित वह होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, यानी बड़े हित होते हैं। मान लो हमारे देश का कोई हित है, मान लीजिए कि हमारे देश में रखा गया है, प्रेजेंट टाइम की सरकार तो बड़े बड़े हित रखती है, अस्थायी हित। मैंने रख दिया कि इतने समय तक अब पूरे देश में बिजली पहुंचा देनी है, ये कर देना है, वो कर देना है, इस प्रकार। अस्थायी हित वह हित होते हैं जो कम, अस्थायी हित तो अगर देखोगे यानी परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है, जो परमानेंट इंटरेस्ट है वो क्या होते हैं, देखो ये राज्य के दीर्घकालिक अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है कि राज्य इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, यानी कहीं कि दूसरा क्या होता है कि अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी इसमें चेंजिंग नहीं होते हैं। इनमें परिवर्तन अगर जो चेंज होता है वो बहुत ही कह सकते हो स्लोली होता है, यानी बहुत धीमे होता है, ठीक है। इसमें जो परिवर्तन होगा बहुत धीमे होता है और अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखें, यानी जो अपना क्षेत्र है उसको बनाए रखने के लिए जैसे देखोगे कि कहीं कहीं जैसे समुद्र में जहाजरानी की स्वतंत्रता आदि शामिल, यानी कहीं कहीं राष्ट्र के कुछ ऐसे हित होते हैं जिनमें राष्ट्र परिवर्तन नहीं करता है, और परिवर्तन होता है तो बहुत स्लोली या बहुत धीमे करते हैं, यानी अस्थायी हित। अगला होगा परिवर्तनशील हित। परिवर्तनशील हित क्या होते हैं, देखो ये राष्ट्र के वह हित होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं, एक समय और परिस्थिति के अनुरूप बदल जाते हैं। जैसे भारत निशस्त्रीकरण का पक्षधर परंतु राष्ट्रीय हित में परमाणु परीक्षण किया, यानी कह सकते हैं ये क्या होता है परिवर्तनशील हित। इसको मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखा है इसमें, ठीक है, तो ये लिख रखा है। देखो परिवर्तनशील हित अगर देखोगे ये राष्ट्र के वह हित होते हैं जो परिस्थितियों में राष्ट्र के लिए अनिवार्य समझे, यानी जो विशेष मान लीजिए कि कई मान लो हमारे परिवर्तनशील हित हुए होते हैं जिनमें परिस्थितियों के अनुसार, यानी कहीं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई, मान लीजिए कि हमारे कुछ ऐसे हित या ऐसे इंटरेस्ट हैं जो कह सकते हो कि उनमें सिचुएशन के आधार पर, अगर मान लो कैसी ऐसी सिचुएशन आ गई तो सिचुएशन के आधार पर जो राष्ट्रों के हित क्या होते हैं, जो क्या उसमें चेंजिंग हमें देखने को मिले। यानी नेशनल इंटरेस्ट में अगर देखेंगे कि वो परिवर्तन यानी जिसमें चेंज हो सकता है, परिवर्तनशील हित वह होते हैं जिनमें नेशन क्या करते हैं सिचुएशन के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन के आधार पर उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। परिस्थिति यानी सिचुएशन ही होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंजिंग होती रहती है या वो राष्ट्र के परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे भारत निशस्त्रीकरण का पक्षधर था। निशस्त्रीकरण का मतलब समझते हो, हथियार बारूद कम से कम रखो। ये आप जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ोगे ना तो उसके बाद क्या बना, उसके बाद एक ट्रीटी बनती है कि जितने भी राष्ट्र है ना कम से कम हथियार बनाए, गोला बारूद बनाए, ठीक है। यानी निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों की जो दौड़ है उसको कम करो। जब हथियार कम रहेगा तो लड़ाई युद्ध कम होंगे। और कहीं कहीं इसी समझो ये क्या करें कि भारत जो था वो निशस्त्रीकरण का पक्षधर था, यानी हमारा देश क्या कहता था कि हथियार कम से कम बनाओ, यानी जितने भी डिफेंस में जितने भी आप एटॉमिक कर रहे हो या जितनी भी चीज़ें कर रहे हो उसको कम से कम करो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी पक्षधर होते हुए भी अब राष्ट्रीय हित में यानी हमारे देश ने क्या किया, अपने हित को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया। यानी कहने का मेरा मतलब है कि भारत जो था कहता था कि कहीं कहीं एटॉमिक जो है एटम कम बनाओ, एटॉमिक चीज़ें कम बनाओ, परमाणु हथियार कम बनाओ, इसकी दौड़ कम कीजिए। लेकिन बाद में अपने हित को देखकर उसने क्या कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया और परमाणु बना लिया। यानी कहना का मतलब है कि परिवर्तनशील हित। एक तरफ देखो कि भारत कह रहा है कि पहले क्या बोला कि इंडिया ने कह सकते हो कि बोला कि उसने कि हम क्या करेंगे कि हथियार जो है उसको कम बनाना चाहिए, यानी निशस्त्रीकरण पर हमें जोर देना चाहिए, हथियार कम बनाओ। और उसे में क्या होता अपने हित को बाद में क्या अपने जब उसको हित देखा तो उसे लगा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, परमाणु परीक्षण भी कर दिया। यानी ये हित क्या था, एक तरफ क्या बोला कि कहीं
कहीं कहीं बोला कि हम कहीं निशस्त्रीकरण यानी कहीं कहीं हथियारों की जो दौड़ है उसको कहीं कहीं कम करना चाहिए। एक तरफ हमने क्या देखा, यानी जो इंडिया वो क्या कर रहा है कि परमाणु परीक्षण भी कर दिया। यानी कह सकते हो इसी प्रकार से क्या होते हैं, परिवर्तनशील जो हित होते हैं उनमें क्या होता है कि समय समय पर परिस्थितियों के यानी कहीं की सिचुएशन के आधार पर अगर देखेंगे तो उसमें परिवर्तन भी आता रहता। अगला है राष्ट्र के सामान्य हित, यानी ये सकारात्मक हित हैं जो बहुत से राष्ट्र पर लागू होते हैं। अर्थव्यवस्था, व्यापार, कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था और निशस्त्रीकरण आदि, यानी राष्ट्रों के जो सामान्य हित होते हैं, सामान्य की जो सिंपल हित होते हैं क्या है, जैसे हमें अर्थव्यवस्था सबकी बेहतर हो जाए, व्यापार सबके साथ होना चाहिए, कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय में शांति होनी चाहिए, व्यवस्था निशस्त्र, यानी राष्ट्रों के जो कौन से हित होते हैं, सामान्य हित यानी सिंपल हित है। यानी कहीं कहीं राष्ट्र इसमें कहीं कहीं परिवर्तन भी कर सकते हैं और राष्ट्र कहीं कहीं चाहते हैं कि इसमें क्या होने चाहिए कि सामान्य हित वह हित होते हैं, ये सकारात्मक हित होते हैं। यानी कहीं कहीं राष्ट्र जो होता है सब कहता कि सभी देश में अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, सबकी जीडीपी सुधर जाए, या कूटनीति हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए, सभी के साथ व्यापार होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, इस प्रकार के जो हित होते हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अगर देखो राष्ट्रों के सामान्य हित वही हित होते हैं जो राष्ट्र, जैसे देखोगे कि कहीं अर्थव्यवस्था है, ट्रेड है, व्यापार है, इकोनॉमी है, कह सकते हो एजुकेशन है, और हम इसमें कह सकते हैं हेल्थ भी रख सकते हैं। यानी ये सामान्य हित होते हैं जो कहीं कहीं राष्ट्रों के सामान्य हित हैं। छठा जो है विशिष्ट हित क्या होते हैं, ध्यान रखना, विशिष्ट हित क्या होता है, ये हित सामान्य हितों की वृद्धि में से उत्पन्न होते हैं, इन्हें समय के अनुसार परिभाषित किया जाता है। तीसरे विश्व युद्ध के कारण राष्ट्रों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्राप्ति के लिए राष्ट्रों को विशिष्ट हित दिए गए। देखिए अगला अगर देखोगे, यानी कि यहाँ पर कह सकते हो कि जो विशिष्ट हित है, यानी अगर देखोगे कि नेशन के जो हैं कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जिनमें क्या उसके लिए बहुत खास हैं, यानी कहीं कहीं जो कहीं कहीं जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें कहीं कहीं क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी इसमें क्या करेंगे वो वृद्धि करते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं इनमें चेंजिंग इसको परिभाषित करते हैं। जैसे इसमें दे तीसरे विश्व के कारण, यानी जो कहीं कहीं अगर कोल्ड वार को देखोगे, कोल्ड वार के बाद क्या होता है कि एक प्रकार से जैसे नई आर्थिक नीति आती है, नई यानी कहीं इकोनॉमी का जो पूरा कहीं कहीं सर्कल होता है, अगर देखोगे कहीं कहीं उसमें क्या होगा कि एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन जो होता है उसमें कहीं कहीं क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जैसे कहीं कहीं उस प्रकार के, यानी कहीं कहीं सामान्य हितों को आगे चल करके जो नेशन होता है उसके जो होते हैं विशिष्ट हित जिस प्रकार के अगर देखोगे उसमें बनते चले जाते हैं। यानी ये राष्ट्रीय हितों के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, सिंपल में अगर हमने शुरू में क्या देखा, शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि शुरू में बताया कि आप परिभाषा लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, थिंकर की जितनी थिंकिंग है, फिर क्या होता है राष्ट्रीय हित कितने प्रकार के होते हैं, उसमें बताओगे कि उसमें क्या है। पहला हमने क्या देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था, जो पहला आपको बताया था वो मैंने बताया था कि कहीं कहीं उसमें जो मैंने आपको बताया कि आवश्यक या अनिवार्य हित, यानी कौन को ऐसे हित जो आवश्यक और अनिवार्य हैं, दूसरा जो परिवर्तनशील है यानी और गैर अनिवार्य हित। उसके बाद हमने क्या देखा कि उन दोनों को बताने के बाद मैंने राष्ट्रीय हितों के प्रकार, ठीक है, तो राष्ट्रीय हित क्या है उनके प्रकार देखें। उसके बाद क्या था, राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के साधन, यानी जो राष्ट्रीय हित होते हैं उनमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें वृद्धि की जा सकती, यानी नेशनल इंटरेस्ट जो है उसमें वृद्धि करने के लिए कौन कौन से उसमें साधन होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हित को वृद्धि करने के साधन क्या हैं, देखो राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करना प्रत्येक राष्ट्र की प्राथमिक अधिकार है। यानी कोई भी नेशन होगा वो कहीं कहीं नेशनल इंटरेस्ट को कहीं कहीं प्राप्त करना चाहेगा, कोई भी नेशन होगा उसका जो नेशनल इंटरेस्ट होगा उसको कहीं कहीं वो नेशन हमेशा प्राप्त करना चाहेगा, उसके साथ कहीं कहीं वो किसी भी प्रकार का क्या करेगा, उसका प्रथम अधिकार है। देखो आज भी कोई भी देश होगा तो कहीं कहीं अपने इंटरेस्ट को कहीं कहीं प्राप्त करना चाहेगा, उसका फर्स्ट अधिकार यानी फर्स्ट राइट होगा। राष्ट्रीय हित राष्ट्र अपने हितों की प्राप्ति के लिए सदैव कार्यशील रहते हैं तथा कई प्रकार के साधन है, यानी राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के साधन है। पहला क्या है, कूटनीति। कूटनीति का मतलब क्या था कि दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बना लो, अच्छे रिलेशन बना लो, या उनके साथ कह सकते हो कि एक प्रकार से राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए विदेश नीति कहीं कहीं ज़्यादा कारगर होती है कि आज सभी राष्ट्रों से हमारे अच्छे संबंध बने, तो कहीं कहीं। दूसरा क्या होगा, प्रचार के द्वारा, यानी अपने राष्ट्रीय हितों को प्रचार के द्वारा, आर्थिक सहायता के द्वारा, हम किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी से मदद ले सकते हैं। संधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम किसी के साथ ट्रीटी कर सकते हैं, और अपने मान लो कि जैसे
राजनीतिक पार्टियां होती हैं, कई पार्टी ऐसी होती है दूसरे के साथ जाती है ना, सोचती है ना कि इनके साथ हम चले जाएंगे ना तो हमारी पार्टी बड़ी हो जाएगी। जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं ना वो भी कहीं कहीं बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस कर लेती हैं सरकार बनाने में, सरकार में साझीदार हो जाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब होगा जो नेशन है यानी जो राष्ट्र है वो अपने हितों को बढ़ाने के लिए, यानी जो नेशन है अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के, कहीं कहीं कह सकते हो कि जो नेशन है उसमें वृद्धि करने के लिए वो कौन कौन से काम करते हैं, उसके वृद्धि के साधन के, यानी उसको इंक्रीज करने का कौन। पहले का जैसे कूटनीति के द्वारा, प्रचार के द्वारा, आर्थिक सहायता के द्वारा, संधि के द्वारा और अन्य जो साधन है देखेंगे अन्य साधनों के द्वारा। दो, कूटनीति राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक सर्वमान्य साधन है, यानी जो कूटनीति है और राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का पहला साधन है। अगर मान लीजिए कि हमारे देश के जो संबंध है वो अगर सभी देशों के साथ सही रहेंगे, मान लीजिए हमारा जो नेशन है कि मान लीजिए किसी देश के संबंध सभी देशों के साथ अच्छे रहेंगे तो कहीं कहीं उसका कोई भी काम रुकेगा नहीं, किसी से हेल्प ले सकता, किसी से मदद ले सकता। तो कहीं कहीं राष्ट्रीय हितों को सामान्य साधन है, इसके द्वारा एक देश अपनी विदेश नीति दूसरे देशों को पहुंचती है तथा विदेश नीति के परिभाषित हितों को कूटनीति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कूटनीति के द्वारा वार्ता हो गई, अनुक्रम हो गया, पुरस्कार, धमकी द्वारा राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में प्रयास करते हैं। यानी कहीं कहीं जो राष्ट्र होते हैं वह कूटनीति के द्वारा, कूटनीति क्या होती है मैं बता देता हूं। जब हमारा चीन के साथ डोकलाम का विवाद हो रहा है, कूटनीति में दूसरा बता देता हूं। जब सुना होगा पाकिस्तान में जो अभिनंदन चले गए थे, वो सुना होगा ना, जो एयर स्ट्राइक की थी, तो उसमें जो अभिनंदन चले गए थे तो कहीं कि पाकिस्तान उनको कभी वापस नहीं करता अभिनंदन को। कुलभूषण जाधव का मामला अभी तक चल रहा है, अगर देखोगे तो कुलभूषण जाधव का जो मामला है अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है। तो कहीं के उसको उन्होंने आए, लेकिन जो अभिनंदन जो गए थे, अभिनंदन को भारत पाकिस्तान ने जो वापस किया उसमें सबसे ज़्यादा किसने काम किया? कूटनीति ने। और कहीं कहीं किसके साथ? अमेरिका के साथ। यानी नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते थे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बोला कि आपको अभिनंदन को क्या कर देना चाहिए? वापस कर देना चाहिए। ठीक है, तो कहीं के तब पाकिस्तान उनको वापस करने पे क्या हो गया? राजी हो गया था। यानी अमेरिका के कहने से पाकिस्तान ने क्या किया? अभिनंदन को वापस करने में। और कहीं के इसमें किसने काम किया? जो हमारे अच्छे संबंध थे किसके साथ? प्रधानमंत्री जी के, या कह सकते हैं हमारी जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके जो संबंध है, उसके रिलेशन पाकिस्तान के अच्छे थे, अमेरिका के साथ अच्छे थे। और कहीं कहीं अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्या कर दिया? वहां से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो नहीं तो पाकिस्तान कभी नहीं करता अगर अमेरिका उसमें हेल्प नहीं करता हो। कहीं कहीं कह सकते, इसी को तो बोलते हैं कूटनीति, इसी को बोलते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता रहा था। तो इसी को समझ सकते। कोई पूछे कूटनीति क्या, तो अगर एग्जाम्पल के तहत मैं समझाऊंगा तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। यानी जब अभिनंदन का मामला हुआ था, अगर उसमें अमेरिका के साथ यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर उसमें साथ नहीं देते तो इतना मैं जरूर कह सकता था कि वहाँ से अगर देखोगे तो उनका आना बहुत मुश्किल हो सकता, शायद उसके लिए युद्ध करना पड़ता भारत को, अगर कहीं कहीं इतना कह सकता हूं। तो कह सकते हो कि कहीं कहीं जो हमारी कूटनीति थी, यानी अमेरिका के साथ हम भारत के जो अच्छे संबंध थे, उसका ही कहीं कहीं सुखद परिणाम निकला कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस कर दिया, नहीं तो वापस नहीं। इसी को कह सकते कूटनीति। अगर इसीलिए तो यानी हमारा जो हित था, मान लीजिए हमारा हित क्या है कि अभिनंदन को वापस लेकर के आना, हमारे हित में किसने काम किया? कूटनीति ने काम किया। यानी कोई भी राष्ट्र जो है अपने हितों को पूरा करने के लिए पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है कूटनीति। और कूटनीति के द्वारा ही क्या कर सकता है? कोई भी राष्ट्र अपने हितों को क्या कर सकता है, यानी जो उसके इंटरेस्ट है उन इंटरेस्टों को कहीं कहीं पूरा करने में इन चीजों की कहीं कहीं मदद ले सकता है इसके द्वारा। दूसरा क्या? प्रचार भी राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साधन है। प्रचार दूसरों को अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को वैधता देने की कला है, दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित करना का साधन मानते हैं ताकि वह लक्ष्य अनिवार्य है। संचार व्यवस्था में क्रांति बदलाव ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया। यानी कहीं के प्रचार के द्वारा भी, अब मान लीजिए हमारे नेशन का कोई, हमारे राष्ट्र का अगर कोई भी मान लीजिए कोई हित है तो कहीं के उसको प्रचार के द्वारा दूसरों को बताएंगे, दूसरों को बताएंगे। यानी हम प्रचार के द्वारा, यानी कहीं कहीं हम प्रचार के द्वारा भी अपने राष्ट्रीय हितों को बता सकते हैं या राष्ट्रीय हितों को अपना प्रचार कर सकते हैं, या प्रचार के द्वारा भी अपने राष्ट्रीय हितों को साधा जा सकता है। अगला क्या है? आर्थिक सहायता के द्वारा।
ये सबको पता होगा कि राष्ट्रीय हित किससे सदेंगे। अब जैसे कोई गरीब आदमी है, उसका हित क्या है, कोई उसको पैसा वैसा दे दे, घर बनवा दे। उसी प्रकार से जो गरीब नेशन है उसका हित क्या है, कोई इसकी हेल्प, यानी आर्थिक सहायता के द्वारा भी राष्ट्रीय हित। मान लीजिए आपके राष्ट्र में क्या है, अशिक्षा है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। मान लीजिए आपका कोई देश हेल्प कर दिया, आपके देश में क्या करवा दिया कि आप वहाँ पर क्या करवा देगा, आपके यहाँ पर क्या करवा देगा कि कॉलेज बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया। आप जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पर क्या है कि भूखमरी है, तो आपके लिए भोजन दिला दिया या अनाज भेज दिया, तो क्या होगा, एक प्रकार से क्या है आपकी क्या होगी, एक प्रकार से आर्थिक सहायता हो गई। यानी कहीं कहीं जब कोई देश दूसरे को रुपए पैसे देता है, इसी को बोलते हैं आर्थिक सहायता। वो अनाज के रूप में भी, खाद्यान्न के रूप में भी, पेट्रोलियम की, यानी हर रूप में कहीं कहीं आर्थिक सहायता की जा सकती है। ठीक है, तो आर्थिक सहायता के द्वारा, आर्थिक सहायता व ऋण धनी देशों द्वारा अपने हितों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राप्त करते हैं। इस आधार पर धनी देश गरीब राष्ट्रों को संसाधनों आदि का उपयोग करते हैं। आर्थिक संसाधन राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में प्रमुख, यानी कहीं मान लीजिए कि जैसे सुनो, आर्थिक सहायता क्या दूँ, अब जैसे कि मान लो पाकिस्तान क्या बहुत गरीब है, ठीक है, पाकिस्तान क्या है बहुत गरीब है, तो पाकिस्तान की मदद कौन करता है, चाइना करता है। चाइना क्या करेगा, पाकिस्तान को क्या देगा, बहुत सारा पैसा दे देगा, तो पाकिस्तान के पास पैसा हो जाएगा, वो थोड़ा गोले बारूद बना लेगा, सेना वाला खड़ी कर लेगा, ये कर लेगा। मान लीजिए अब चीन को क्या करना है, चीन को कोई खतरनाक हथियार, परमाणु है, एटमिक है, उसका परीक्षण करना है। अगर चीन में करेगा तो कहीं कहीं उसको कोई घटना दुर्घटना, तो क्या करेगा, वो आकर के वहाँ पर बलूचिस्तान में करेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जैसे पाकिस्तान, मान लीजिए चीन का हित क्या है कि कोई हथियार है, कोई मिसाइल है, उसका परीक्षण करना, लेकिन उसको चीन में करेगा तो जान माल की हानि की होने की संभावना है, यानी लोगों को घटना हो सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है, तो वह क्या करेगा कि पाकिस्तान मिला करके पाकिस्तान को बोलेगा कि हम इस चीज़ का आपका यहाँ पर यूज करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे। यानी आपने सुना होगा कि चीन की जितनी भी खतरनाक टेस्टिंग है वो कहाँ पर, बलूचिस्तान में होती है, पाकिस्तान में। और चीन को क्या करता है, चीन क्या देता है, अमेरिका को मदद, यानी पैसे दे करके वो आर्थिक मदद किया, और बदले में उसका राष्ट्रीय हित क्या है, अपना मिसाइल का टेस्टिंग करना, मिसाइल भी टेस्ट कर लेगा जा करके। यानी इस प्रकार से देखोगे जो चीन है उसका मिसाइल टेस्ट करना है, और पाकिस्तान को पैसा चाहिए, पैसा दे देगा और मिसाइल टेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर चीन में करेगा तो लोगों को खतरा हो सकता है, या जान माल की हानि हो सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है। तो कहीं कहीं इस प्रकार से कह सकते हो राष्ट्रीय हित के द्वारा, कहीं कहीं आर्थिक सहायता के द्वारा भी राष्ट्रीय तो साधे जा सकते। कैसे साधे, मान ली कोई गरीब आदमी है ना, देखा रुपए पैसे दिला करके लोग एक दूसरे का मर्डर करवा देते हैं, सुना होगा ना, सुपारी दे दिया है, यानी पैसे देकर के हत्या करवाते हैं, इस प्रकार की चीज सुनोगे ना, यानी पैसे देकर, यानी उसको व्यक्ति को पैसे की जरूरत, आपका हित क्या, किसी को मर्डर करवाना, इसको भी आप समझ सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब है हर प्रकार से अगर समझोगे कि कहीं कहीं किसी को पैसे दे करके, आर्थिक सहायता दे करके भी अपना हित बढ़ाया जा सकता है, अपना हित किया, यानी राष्ट्र जो नेशन होता। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि हमारा जो देश है नेपाल को बहुत सारी चीजें देता है, ठीक है, बहुत सारी मदद करता है नेपाल को। अब कोई समय आ गया कि हमें कोई मदद लेगी तो हम नेपाल से ले लेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हित होगा वो काम हो जाएगा। इसी प्रकार से कह सकते हो कि ये बहुत सारी चीजें होती है। हमारे जैसे हमारे इराक ईरान के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, हम इराक ईरान को हेल्प करेंगे किसी भी चीज में, चाहे हम टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में कर रहे हैं, तो इराक ईरान से जब हमें तेल लेना पड़ेगा तो हमें सस्ता दे देगा, तो कहीं के हमारा काम बन जाएगा। इसी को कह सकते हो कि आर्थिक सहायता के द्वारा भी कहीं के क्या करते हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं या उसमें वृद्धि कर सकते हैं। अगला क्या है, संधि और गठबंधन के द्वारा। ये सबको पता होगा कि संधि करके हर कोई अपनी हित को सुरक्षित रख सकता है, यानी संधि और गठबंधन, यानी कोई भी नेशन जो है, यानी कोई भी राष्ट्र संधि के द्वारा या संगठन के द्वारा, यानी कोई भी नेशन है या हमारा कोई जो राष्ट्र नेशन है वो क्या कर सकता, संधि कर सकता है। यानी हम किसी भी राष्ट्र के साथ जब संधि करेंगे, संगठन करेंगे, तो संधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस संधि के द्वारा कहीं कहीं अपने हितों को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक देशों के मध्य होती है, या अधिकतर समान तथा पूरक हितों को प्राप्त करने में प्रयुक्त होते हैं। ये संधियां या समझौते काफ़ी सैन्य और आर्थिक हो सकते हैं, जैसे नाटो और आसियान है। जैसे सुनोगे G20 बना हुआ, अगर सुनोगे जैसे G20 बना हुआ और बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं,
एशियान है और समिट है, G20 है, और भी कई सारे ग्रुप बने। तो क्या है, एक प्रकार से संधि कर करके एक, जैसे आपने ब्रिक्स सुना होगा, ब्रिक्स भी है, तो जिस प्रकार से उसमें कई सारे देश शामिल, यानी संधि करके भी आप अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी आप संधि के करके ट्रीटी कर सकते, यानी ट्रीटी के द्वारा भी आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। जैसे इसमें आप इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स है, G20 है, उस प्रकार के और भी बहुत, सार्क है, और भी बहुत सारे संगठन बने, एशियान है, और भी बहुत बने। जैसे आपको यूरोपीय यूनियन मैंने पढ़ाया था, वो भी कहीं कहीं यूरोप के देशों ने बना रखा है, और कहीं उसके लिए। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि संधि और संगठन के द्वारा भी हम अपने क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको भी क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं कहीं इसके द्वारा हमारे जो राष्ट्रीय हित होगा उसको भी हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अवपीड़क साधन भी राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में प्रचलित हैं। राष्ट्र अपने हितों की प्राप्ति हेतु शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी हम अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का यूज कर सकते हैं। यानी अवपीड़क का मतलब जो हम किसी को पीड़ा दे करके अपना काम करवा ले, यानी युद्धों के द्वारा भी राष्ट्रीय हितों को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, युद्धों के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई काम नहीं, तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, करते हैं ना। अगर मान लो हमारा कोई काम नहीं हो रहा तो उससे लड़ाई कर लेंगे, तो छीन लेंगे, झपटी कर लेंगे, छीना झपटी हो जाती है। उसी प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि जो नेशन है अपने हितों को पूरे करने के लिए युद्धों का सहारा भी ले सकते हैं, युद्ध लड़ाई भी कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत अवरोध, बहिष्कार, इसमें सिर्फ जवाबी कार्रवाई, इसके अलावा युद्ध भी एक साधन है। यानी हम किसी का विरोध करें। अब जैसे क्या आपने सुना कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बहिष्कृत हो गया है, कोई उसका कोई उसकी सुनता नहीं है, यानी हम लोगों ने उसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, पूरे विश्व ने उसका बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार से कह सकते हो। यानी अवरोध, प्रतिरोध, यानी किसी की हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, यानी हमारे देश पर कोई हस्तक्षेप कर रहा है तो हम उस पर जवाबी कार्रवाई करें। जैसे वो चाइना डोकलाम में आ रहा था और तमाम चीज़ों पर भारत ने उस पर जवाबी कार्रवाई की तो पीछे हट गया, सुना होगा ना। तो इस प्रकार से कह सकते, यानी कहीं न कहीं क्या हो रहा है कि कई अवपीड़क, यानी कई अन्य साधन है, अवरोध करके, बहिष्कार करके, या हम किसी को जवाबी कार्रवाई, इसके अलावा युद्ध के द्वारा भी कहीं न कहीं हम अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जितने भी हमारे राष्ट्रीय हित हैं उनको अगर हम प्राप्त करना है तो हम युद्ध का सहारा लेकर के, अवरोध कर करके, किसी का विरोध कर करके, या बहिष्कार करके, या जवाबी कार्रवाई करके भी हम अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर सकते हैं। हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उनमें कहीं कहीं पूरा करने में सहायता हो सकता है। राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अवपीड़क साधनों के स्थान पर शांतिपूर्वक संसाधनों का प्रयोग किया। ये निष्कर्ष है। एक निष्कर्ष में क्या बताया है, निष्कर्ष यही है कि राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, यानी नेशनल इंटरेस्ट को कहीं कहीं हमें प्राप्त करने के लिए, यानी उसको करने के लिए हमें सभी संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। हम सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें अवपीड़क, यानी अवपीड़क संसाधन मतलब हम युद्ध का सहारा न लें, हम किसी का बहिष्कार न करें, यानी इस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग के स्थान पर हमें शांति व पूर्ण जो संसाधन होते उनका कहीं न कहीं हमें प्रयोग करना चाहिए। और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं हम उसको कहीं न कहीं प्राप्त कर सकते हैं। इनके द्वारा क्या होगा, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके द्वारा हम अब क्या कर सकते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।